दोस्तों जय हिंद। ये आपका तीसरा पार्ट होगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का, जिसमें आप देखेंगे कि बोर्ड में एक कैसे यूनिक रूल्स काम करते हैं। तो हम जो है अब पूरे जुनून के साथ जोश के साथ जो है तीसरे पार्ट को देखने के लिए जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका जैसे सेंटेंस होता है राइट, तो सेंटेंस जो आपका है क्या है, सेंटेंस जो है, सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य। सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, वाक्य। तो जब वाक्य की बात आती है यानी सेंटेंस की बात आती है तो आपको ये मालूम है कि सेंटेंस यानी सेंटेंस माने क्या, वाक्य। तो वाक्य के दो भाग होते हैं, यस या नो। वाक्य के कितने, दो भाग होते हैं। तो एक को हम बोलते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट, ये तो बोलते हैं। और आप देखिएगा कि बोर्ड का अगर पूरा पेपर देखोगे केवल 40% जो है ऐसा हुआ है कि जब आपको जो सेंटेंस दिया गया है वो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट से दिया गया हो। अदरवाइज जो पार्ट ऑफ प्रेडिकेट है 40% केवल सब्जेक्ट से आता है, अदरवाइज 60% अगर आया तो प्रेडिकेट के ही पार्ट से आता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से जो है आपको सेंटेंस बनाने में बहुत हेल्प करता है। अब जैसे यहाँ आपका अब सब्जेक्ट स्थिर हो गया राइट। प्रेडिकेट की अगर आप बात करते हो तो प्रेडिकेट में जो है आपका हेल्पिंग वर्ब हो सकता है या वर्ब हो जाता है, और इसके अलावा इसका दूसरा जो पार्ट होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये वीडियो कुछ खास होने वाली है जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि पूरा चैप्टर जो है एक्सरसाइज के साथ जो है, जैसा कि आपको बताया भी जा रहा है, किस तरह से आप इसको सीख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया। यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बारे में इसके पहले वीडियो में पूरा डिटेल बताया गया है कि इस आर एम वाज वर डू डस डिड हैज हैव हैड विल शैल वुड शुड और मे माइट आट टू नीड डेयर मस्ट यूज टू। वीडियो थोड़ा स्लो करेंगे तो सब आ जाएगा। इसको आप चाहेंगे तो स्लो करके जो है रोक के आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये हो गया सब्जेक्ट राइट, यहाँ हो गया हेल्पिंग वर्ब या वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या कि पिक आउट द पार्ट्स ऑफ क्या, प्रेडिकेट। हेलो, क्या, प्रेडिकेट। तो हो गया कि पिक आउट द पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, यानी प्रेडिकेट के जो है पार्ट दोस्तों छानना है। और ये बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाया जाएगा। बस वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आपका लर्निंग स्किप हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि स्किप ना करना हो, सीखना हो, तो आप लगातार देखते रहिए और दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। उनके भी लाइफ में एजुकेशनल जो चेंजिंग है वो निश्चित रूप से आएगा। अब देखिए कह रहा कि पिक आउट द पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। अब यहाँ जैसे मान लो लिखा है आपका कि राम इज अ बॉय, क्लियर। तो यहाँ इज तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, लेकिन जो बॉय है ये हमारा क्या है, ये हमारे ऑब्जेक्ट के रूप में हो गए। तो यहाँ पर राम सब्जेक्ट हो गया, लेकिन इज ए बॉय में यहाँ हेल्पिंग वर्ब और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। लेकिन यहीं पर आप जो है क्या देखते हैं, जैसे लिखा है कि आई वेंट टू स्कूल। क्या लिखा है, आई वेंट टू स्कूल। अब इस वाक्य को दोस्तों देख के बताइए कि प्रेडिकेट के कौन कौन से पार्ट हैं। आपको पता लगा कि आई जो है सब्जेक्ट हो गया, लेकिन वेंट जो है हमारा वर्ब हो गया, यानी सब्जेक्ट के बाद और आपके वर्ब के बीच में यहाँ क्या कोई हेल्पिंग वर्ब है, उत्तर है नहीं है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसका मतलब वर्ब है। अगर उत्तर वर्ब आ रहा है कि हाँ वर्ब है, तो वर्ब आपको याद होना चाहिए। और जब आप वर्ब याद रखेंगे तभी निश्चित रूप से आप इसको बना पाएंगे। तो वर्ब के लिए आपको बस यही कहना चाहेंगे, एक छोटी सी किताब आपके पास होगी, अगर इंग्लिश की ग्रामर की है तो उसमें भी आपको 40-50 वर्ब मिल जाएगा। आप अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ लीजिए। ये तो कॉमेडी हो गई, क्योंकि अब की बार जो यूपी सरकार ने जो है बोर्ड ने जो है निर्धारित किया किताब, तो टेक्स्ट बुक में तो है ही नहीं। ग्रामर की स्पेशली जो बुक आती है टेक्स्ट बुक, वो उसमें है आपका जो है वर्ब, लेकिन वो किताब ही नहीं आपके पास है, ज़्यादातर बच्चों के पास नहीं है। तो जाहिर सी बात है उसको खरीदना होगा, तो जल्दी खरीदिए और पढ़िए। ओके, तो अब यहाँ आपको पता लगा कि सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, वर्ब, और टू स्कूल क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। अब जैसे यहाँ पर लिखा है कि ही टीचर्स इंग्लिश। क्या लिखा है, ही टीचर्स इंग्लिश। अब यहाँ पर क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया राइट, टीचर्स जो है ए वर्ब हो गया, लेकिन इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहीं पर आपसे अगर हमें पूछ लें कि आप बताइए कि जैसे लिखा है यहाँ SCIENC साइंस,
और यहाँ लिख दिया गया क्या, TAUGST टॉट, और यहाँ लिख दिया गया ही। तो लिखा कि साइंस टॉट ही, क्या लिखा है, साइंस टॉट ही। अब अगर हम आपसे कहें कि रिकॉर्डिंग में करिए, तो आपको मालूम है ही हमारा सब्जेक्ट है, यानी फर्स्ट आएगा। यहाँ हमारा क्या है, टॉट वर्ब है, तो जो है सब्जेक्ट के बाद आएगा। लेकिन साइंस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये सबसे बाद में आएगा। तो जब आप इसको करेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ आपका हो गया कि ही TAUGST ही टॉट और क्या, साइंस, राइट। तो हो गया कि ही टॉट साइंस, यानी इस तरह से आपने जो है इसको क्या रिकॉर्डिंग में भी कर लिया। तो जैसा कि आपने देखा कि आपका यहाँ है। अब दूसरे स्टेप पे हम आते हैं, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आपका यहाँ पर हो गया, या आपका क्या वर्ब हो गया। लेकिन जो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा था, ऑब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, कितने, दो भाग होते हैं। एक को तो हम बोलते हैं क्या, हेलो क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट, क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या लेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात आती है दोस्तों कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको सचमुच ये मालूम है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। एक बड़ा प्रश्न नहीं है, बहुत छोटा प्रश्न है, लेकिन ना आने पे बहुत बड़ा हो जाता है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि मी, आस, हिम, हर, देम एंड क्या, यू, सजूस, कौन सा, सजू प्राणी। तो जितने सजू प्राणी हैं, चाहे आपका यहाँ मी आए, अस आए, हिम आए, हर आए, दम आए, यू आए, तो ये सब जो है हमारे क्या हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन अगर इसके बाद क्या आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जितने निर्जीव हैं, कौन, निर्जीव माने होता है नॉन लिविंग, कौन सा, नॉन लिविंग, क्या, नॉन लिविंग, यानी जो निर्जीव हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन लिविंग। तो जो निर्जीव हैं वो हमारे हो गए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो आपके मी, ए प्रोनाउन, ओसी हैं, ये सब हमारे हो गए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसी बेस पे जो है आप बोर्ड में देखोगे तो जो है इस पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 30 से लेके करीब 75% संभावना होता है कि इसी वाले रूल्स पे जो है आपसे पूछा जाता है। अब जैसे यहाँ पर मान लो आपको पता लग गया कि क्या क्या डायरेक्ट हो, क्या है इनडायरेक्ट। तो दोस्तों आप देखिए कि कैसे हम जो है इसको बनाए। जैसे यहाँ लिखा है कि ही टॉट मी इंग्लिश, राइट। तो लिखा है कि ही टॉट मी इंग्लिश। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ही लिखा है, टॉट लिखा है, मी लिखा है, इंग्लिश। तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। लेकिन टॉट क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। टॉट क्या हो गया, वर्ब हो गया। लेकिन मी क्या हो गया, मी हमारा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन सा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जबकि इंग्लिश की अगर आप बात करो तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट, कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। तो अब यहाँ पर हमें पता लगा कि ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और ये क्या है आपका, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, डायरेक्ट। लेकिन यही वाक्य अगर बोर्ड आपसे पूछेगा तो ऐसा नहीं पूछेगा। ये तो होगा कि पिक आउट द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर केवल दे दिया जाए कि टॉट मी और क्या, इंग्लिश, राइट। तो इसका मतलब अगर इधर खाली दिया है तो ये सब्जेक्ट का भाग पूछ रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आई दे दे और ये पूरा खाली दे दिया। अब कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की जब बात आएगी ये सब कोष्टक में हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है, हो जाए कि पहले यहाँ पर आपका आ जाए मी, फिर आपका आ जाए TAUGST टॉट, और फिर आपका क्या आ जाए, इंग्लिश आ जाए। अब इसको भरना है अगर, तो आपने देखा कि मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इंग्लिश क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टॉट क्या है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट यहाँ दिया ही है, तो हो जाएगा कि TAUGST टॉट, तो आई टॉट, राइट। अब यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो मी हो गया। अब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ENGLISH, इंग्लिश। तो हो गया कि आई टॉट मी, क्या लिखा है कि आई टॉट मी इंग्लिश। तो इस तरह से यहाँ पर आपके इसके ऑब्जेक्ट हैं। तो नियम की बात करते हैं तो जो नियम आपका करेक्ट है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, मालूम है, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। आपने सब्जेक्ट को स्थिर रखा, प्रेडिकेट के आपको 3 पार्ट मिले, हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, या वर्ब, या क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट। फिर आपने देखा सब्जेक्ट आ गया, राइट। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपका आ गया या आपका वर्ब आ गया। लेकिन ऑब्जेक्ट के 2 भाग हो गए, कौन से, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरे क्या हो गए, डायरेक्ट, कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये तो हुए।
तो अब आप देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट, लेकिन यहाँ जो खास बात है दोस्तों बताने की वो हम आपको बताएंगे। जैसे सब्जेक्ट आपका है ऐसे रहेगा, तो अगला स्टेप क्या कहता है कि सब्जेक्ट तो ऐसे रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वर्ब आपका जो है ये आ जाएगा, लेकिन डायरेक्ट आ जाएगा इनडायरेक्ट के स्थान पे। कहाँ डायरेक्ट कहाँ आएगा? इनडायरेक्ट के स्थान पे। अर्थात वर्ब के बाद अब आपको दर्शन किसका मिला? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। क्लियर? लेकिन जब आपका इनडायरेक्ट जो है डायरेक्ट के स्थान पे आता है तो यहाँ पर इसके पहले जो है टू का प्रयोग या फार का प्रयोग या विद का, लेकिन 90% सिचुएशन में आपको टू ही वर्ब मिलता है। क्या मिलता है? टू का ही प्रयोग मिलता है। यानी यहाँ डायरेक्ट आपका वर्ब के बगल में तो सीधे आ गया, लेकिन जब इनडायरेक्ट अपना स्थान छोड़ता है तो इनडायरेक्ट के पहले टू, फार या विद जैसे प्रीपोजिशन का भी प्रयोग किया गया होता है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ हम लिख सकते हैं इनडायरेक्ट। क्या? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या लिख सकते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? तो देखिए थोड़ा सा अगर आप बेहतर समझना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा कंसंट्रेट तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको उत्साह चाहिए, एनर्जी चाहिए। यहाँ आपका लिखा है कि ही गिव्स बुक टू मी। क्या लिखा है? ही गिव्स बुक और टू मी। अब देखो ही लिखा है, गिव्स भी लिखा है, बुक लिखा है, टू मी लिखा। पहली बात तो जैसे आपको ऐसे वाक्यों में टू दिखा तुरंत एक कंफर्म हो जाना चाहिए कि भैया जो इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो चेंज हो गया है। अब यहाँ देखो बुक क्या है? वास्तव में बुक तो निर्जीव है, तो ये हमारा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ गिव्स जो लिखा है ए वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर टू के साथ जो मी आया, इससे पता लगा कि इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट था उसने अपना स्थान बदल लिया। लिखा कि ए लेटर फॉर ही राइट्स मी। क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक है, लेकिन देखने में आपको मस्त लगेगा, सीखने में उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या लिखा कि ए लेटर फॉर ही राइट्स मी। अब ये दे दिया बोर्ड में आपको। अब कह रहा कि इसको जो है क्या करो, इसको क्या करिए, इसको आपको क्या करना है? इसको करेक्ट करना है। तो आपको पता लगा ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, राइट। अगर बात आप राइट्स की करो तो यस लगा है, इससे तो टेंस का पता लगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो यहाँ पर हमारा ये सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर हमें मालूम है वर्ब है। मी का मतलब क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें फार भी दिया है, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फार दिया है। इसका मतलब फार देने का मतलब हो गया कि जो इनडायरेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है उसने अपना स्थान बदला। तो डायरेक्ट पे आएगा इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे आएगा डायरेक्ट। अब यहाँ ए लेटर जो लिखा है क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इस वाक्य को अगर आपको बनाना हो तो आपको पता लगा कि वाक्य बन गया कि ही क्या हो गया? ही राइट्स, और क्या हो जाएगा? अ लेटर। क्या लिखेंगे? ही राइट्स अ लेटर फॉर मी। अब यहाँ आप देखो इस तरह से देखने पे आपको पूरा सीधा सीधा परिवर्तन दिखता है। तो हो गया कि ही राइट्स अ लेटर फॉर मी। तो वीडियो आपको अच्छा अगर लग रहा होगा तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, और ये आपको जो है कहीं ना कहीं बहुत मजबूती देगा, खास तौर पे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के जो है इस चैप्टर में हैं। अब इसके बाद जो प्रेडिकेट के पार्ट हैं वो आपको जो है बहुत मस्त होगा और आपको सीखने भी आनंद आएगा। कैसे? अब देखते हैं वाक्य को। जैसे आपने देखा कि सब्जेक्ट आपका सेंटेंस है, तो सेंटेंस में क्या है कि यहाँ जैसे सब्जेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब या आपका वर्ब आता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के बाद आपको मिलता है जीरेंड। क्या मिलता है? जिसको हम बोलते हैं जीरेंड ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? जीरेंड ऑब्जेक्ट। जीरेंड ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया क्रिया में क्या आएगा? वर्ब में आईएनजी आएगा और ऑब्जेक्ट भी एक अलग से जोड़ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि फार्मूला हो गया कि सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगा, प्लस इसके बाद क्रिया में आईएनजी आएगा, और क्या आपके इसके अदर ऑब्जेक्ट आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। अब जैसे लिखा है कि आई, क्या लिखा है? आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। क्या लिखा है? आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ आपका जो प्लेइंग है तो वर्ब ही, लेकिन ये वर्ब की तरह नहीं काम कर रहा है।
ए जेरेंड ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो जब लिखा है कि आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ आई तो सब्जेक्ट हो गया, लाइक क्या हो गया, वर्ब हो गया, लेकिन प्लेइंग जो है और प्लस से जो दिया है ये टोटल भाग आपका किसमें, जेरेंड ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आ गया। किसके, जेरेंड ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, देखते हैं कौन बच्चा अच्छे से बनाएगा, और आप लोग भी कमेंट में इसको लिख के बताइएगा कि इसका क्या होगा। जैसे यहाँ पर मान लो लिखा है कि सीइंग द ताज ही लाइक्स। अब इस वाक्य को आपको क्या करना है, रीऑर्डिंग में करना है। हेलो, किसमें बाबू, रीऑर्डिंग में करना है। तो इसको रीऑर्डिंग करके दिखाइए, कमेंट में लिखिए इसका रीऑर्डिंग क्या होगा। जो है क्रिया में क्या लिखा, आईएनजी, राइट, और द ताज लिखा है इस वर्ब के जो है ऑब्जेक्ट के रूप में दिख रहा है, लेकिन यहाँ ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट। लेकिन लाइक से पता लगा कि सब्जेक्ट जो है इसका वास्तव में वर्ब यही है। अरे कैसे पता लगा, क्योंकि ही सिंग भी तो हो सकता है, लेकिन यहाँ इज आर एम नहीं दिया, कॉन्टिन्यूअस का कोई सिंबल नहीं दिया। और यहाँ पर जो लाइक में यस दिया है, इससे पता लगा कि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और जब ये यस दिया, इसका मतलब जो है यस ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है कि हमको सब्जेक्ट चाहिए। तो जब उसको सब्जेक्ट चाहिए तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ही जो है इसी के अनुकूल है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ही, और क्या हो जाएगा, ही लाइक्स, क्या हो जाएगा, ही लाइक्स, और सीइंग क्या हो जाएगा, सीइंग द ताज, राइट। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स क्या है, वर्ब हो गया, लेकिन सीइंग द ताज ये हमारा कैसा, जेरेंड ऑब्जेक्ट हो। नेटिव कैसे उसको बनाते हैं, जिससे आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है, राइट। तो सब्जेक्ट यहाँ है, सब्जेक्ट के दो सेंटेंस हैं, सेंटेंस के कितने पार्ट, दो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आपने देखा कि सब्जेक्ट तो ऐसे रह गया, लेकिन प्रेडिकेट में क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब आ गया या उसका क्या, वर्ब आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, राइट। तो अगर इस तरह से वाक्य में दे रहा है तो इसको हम बोलते हैं क्या, इनफाइनेटिव, क्या, इनफाइनेटिव ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, इनफाइनेटिव ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो लिखा है, फार्मूला क्या हो गया कि सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा या वर्ब आएगा, और इसके बाद क्या आ जाएगा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब इसे लिखा है कि ही वांटेड, क्या लिखा है, ही वांटेड टू गो देयर। क्लियर। अब यहाँ आप देखो, मन करता है क्या, जब आपको ट्रांसलेशन या ग्रामर के और पार्ट पढ़ाए जाते हैं तो एक क्वेश्चन उठता है कि सर जी यहाँ वांटेड भी है और गो भी है, तो ये दो दो वर्ब एक में आए हैं। तो वास्तव में वर्ब दिखने में होता है, वर्ब कैसा है, दिखने में तो वर्ब है, लेकिन उसका बाहरी रूप जो है कैसा, अलग है। जैसे आप डांस देखते हैं रामलीला में, तो जो डांसर होता है देखने में स्त्री लगता है वो, लेकिन अंदर से पुरुष होता है। तो ये आपको देखने में बाहर से क्या है, अभी कुछ और दिखेगा, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन है तो वर्ब ही, लेकिन इसी वर्ब का रूप बदला गया है, इसी वर्ब का क्या रूप बदला गया है। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं मेन सब्जेक्ट तो ये हो गया, वर्ब ये हो गया, लेकिन ये जो टू गो देयर लिखा है, यहाँ टू के साथ वर्ब, डबल वर्ब जुड़ रहा है, लेकिन ये वास्तव में वर्ब का भूमिका नहीं निभा रहा है। किसका, ये वास्तव में कैसा, इनफाइनेटिव, कौन सा, इनफाइनेटिव ऑब्जेक्ट का भूमिका निभा रहा है। यानी ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ आके, ना कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जबकि यही आप देखेंगे जिसे लिखा है टू स्पीक, क्या, टू स्पीक इंग्लिश इज एन आर्ट, क्या गया। तो अब यहाँ देखो इज लिखा है, यहाँ जो टू स्पीक इंग्लिश लिखा है ये भी इनफाइनेटिव है, यस है नो, लेकिन ये क्या है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये इनफाइनेटिव सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं वर्ब के बाद जो आया है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इनफाइनेटिव ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ जब आप देखते हैं टू स्पीक, ये क्या है, इनफाइनेटिव सब्जेक्ट है। देखा होगा कुछ वाक्यों में कि जैसे मान लो आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर जैसे नाउन कॉम्प्लीमेंट, क्या, नाउन क्या लिखते हैं, नाउन कॉम्प्लीमेंट, क्या, नाउन कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जो नाउन को स्पेशली क्या करे, कंप्लीट करे। तो जैसे अगर मान लो लिखा है कि राम इज ए बॉय, क्या लिखा है, राम इज ए बॉय, आप देख रहे हो राम सब्जेक्ट है, ये सही है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब सही है, इसको हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो सही है। लेकिन यहाँ पर जब पूछता है कि आपको जो है इसमें बताना है ऑब्जेक्ट, पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट,
तो अगर मान लो सब्जेक्ट पूछा है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बट अगर वो पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट के पार्ट बताइए, तब यहाँ पर इस तरह का जो कंडीशन आएगा तो ए बॉय जो है ये क्या हो जाएगा, एनसी, क्या हो जाएगा, यानी कि राम इज अ बॉय, यानी राम सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, अ बॉय क्या हो गया, नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये सब्जेक्ट है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ए किंग जो है ये हमारा नाउन कॉम्प्लीमेंट है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको मस्त लगा होगा। दूसरे स्टेप पे सेंटेंस के दो भाग, सब्जेक्ट और क्या, प्रेडिकेट, ये तो है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट तो आपका आ गया, यहाँ आएगा एडजेक्टिव, क्या, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, कौन सा, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्या, कॉम्प्लीमेंट। तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का क्या हो गया, जैसे लिखा है कि ही इज स्मार्ट, क्या लिखा है, यस एम ए आर टी स्मार्ट, थोड़ा सा साफ लिख देते हैं, यस एम ए आर टी स्मार्ट, तो लिखा है ही इज स्मार्ट। तो स्मार्ट जो है क्या है, यह लिख दिया गया कि राधिका, क्या लिख दिया गया, राधिका इज ब्यूटीफुल, क्या लिख दिया गया, ब्यूटीफुल। तो राधिका इज ब्यूटीफुल में देखो स्मार्ट ये भी एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल ये भी एडजेक्टिव। केट में आपका क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब तो आ गया, लेकिन इसमें क्या आता है आपका एडवर्ब, क्या, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। तो एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि जहां पर हमारा एडवर्ब, जैसे लिखा है यू आर, क्या लिखा है, यू आर हियर, क्या लिखा है, यू आर हियर। तो अब यहाँ जैसे मान लो आपने लिखा कि यू आर हियर, तो यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब क्या हो गया, यानी हियर क्या हो गया, ये आपका हो गया एडवर्ब कॉम्प्लीट, क्या, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो अब आपको पता लगा कि यू आर हियर में यहाँ जैसे हो गया यू आर ऑन द टेबल, यू आर ऑन द टेबल। तो ऑन द टेबल जो है वहाँ प्रीपोजिशन प्लस नाउन जरूर है, लेकिन वो लोकेशन बताता है, इज की स्थिति बता रहा है कि कहाँ हो। जैसे यू आर, आप हो, पूछे कहाँ, तो कहाँ का मतलब स्थान हो गया। तो पता लगा ऑन द टेबल अगर लिखा है तो ऑन टेबल का मतलब क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे जो है हमारा ये पूरा जो है पार्ट ऑफ सेंटेंस कंप्लीट हुआ, जिसमें आपने देखा कि कैसे हमने पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ प्रेडिकेट कैसे छांटना है। ये सारे चीज़ जो है आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं जो आपको सॉल्व करना होगा कि इज नॉट टू लिव इट इजी। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों जो लिखा है आपका कि इज नॉट टू लिव इट इजी, इसको आप बनाइए।